तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, और टॉपिक जो हमारा रहेगा यहाँ पर, वो टॉपिक कौन सा है वो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये हमारे। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। मतलब कौन सा एक्ट है जिसके अंदर ये प्रोविज़न बनाया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। कौन सा एक्ट है ये? यूपीएससी का मटेरियल है वैसे तो, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा प्रोविज़न है जो कि जिसमें बताया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता, मतलब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसके अंदर ये बताया गया था कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू हमारा फेडरल कोर्ट है इंडिया में जनरेट होना चाहिए, या फेडरल कोर्ट है इंडिया में क्रिएट होना चाहिए, कौन से एक्ट के थ्रू की बात कर रहा है ये? तो यहाँ पर हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट है हमारा, इसको तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पेन कुछ खास काम नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मैं पेन उंगली से काम कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके अंदर बताया गया है कि फेडरल कोर्ट है इंडिया के अंदर क्रिएट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बाई विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलाइज द इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन से एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलाइज कर दिया इंडिया के ऊपर ट्रेड करने से। तो वो है चार्टर एक्ट 1813। इसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली है इंडिया के ऊपर ट्रेड करने की, उसको एबोलाइज कर दिया। नेक्स्ट देखें, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। तो कौन से एक्ट के थ्रू हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पावर दिया गया है बजट को डिस्कस करने का? तो वो कौन से एक्ट के थ्रू ये पावर दिया गया है? वो है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर पावर दिया गया है। नेक्स्ट देखें, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कौन सी ईयर में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको स्टेबलाइज किया गया है? तो देखिए, 1937 में ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है इसको स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की। तो प्रिंसिपल है डायरार्की का, वो कौन सी इंडियन हिस्ट्री में दिया गया था, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है ये? डिवाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू टू हाउस, ये तो गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये भी गलत है। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज, मतलब सब्जेक्ट को हम डिवीजन कर देते हैं, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेट टू द प्रोविजंस ऑफ इनटू टू कैटेगरी, तो वो डायरार्की में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल लेवल। तो डायरार्की है ये सेंट्रल लेवल में कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट द डायरार्की सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल में डायरार्की सिस्टम कौन से एक्ट के थ्रू यहाँ पर जनरेट हुआ है? तो ये डायरेक्ट सिस्टम 1935 के अकॉर्डिंग हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर एक्ट ऑफ 1909, जो 1909 का जो एक्ट है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो
सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था है यहाँ पर 1909 के एसोसिएशन में की गई थी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी ये कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 के एक्ट में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ठीक है, 11 नंबर का है इसमें। द इंडियाज लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर फर्स्ट टाइम। तो इंडियन लेजिस्लेचर है जो कि बाई कैमरल बनाई गई थी फर्स्ट टाइम, जिसमें हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों बनाए गए हैं। तो कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसके थ्रू बाई कैमरल बनाई गई थी, कैमरल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेटिव एट सेंट्रल। तो 22 बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है, सेंट्रल में होगी। ये कौन से एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये 1919 ये एक्ट इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स टू इशू द ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू। तो पावर है यहाँ पर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, तो वो पावर किसके अंदर दी गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक अदर शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर कंट्री। तो कौन से एक्ट है यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंडियन के लिए पॉसिबल किया गया ताकि वो शेयर्स ले सकें एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपनी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पर पहुंच सकें, उस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो है चार्टर एक्ट 1833। उसके अंदर इंडियन पर्सन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री चालू कर दी थी 1833 में। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। तो मतलब कौन सा प्लान यहाँ पर फॉलो किया गया है? तो ये प्लान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में किया गया है। ठीक है। फेडरल सिस्टम एंड हायरार्की एट द सेंट्रल वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई। तो फेडरल सिस्टम है और हायरार्की है, ये दोनों कैसे आए हैं? तो ये एक्ट ऑफ 1935 इसके द्वारा ही आते हैं। फेडरल सिस्टम और हायरार्की दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर 1935 के रूल से आए हैं। ठीक है, अब ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? द प्रोविजन फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन दी। तो ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडेड कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें प्रोविजन दिया गया है फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पॉलिसी इन इंडिया। तो कौन सा एक्ट है जो कि यहाँ पर फेडरल पॉलिसी है इंडिया के अंदर देगा? तो वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इफ़ द फेडरेशन स्टेबलाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू। तो रेसिड्यूरी पावर किसको दी जाएगी यहाँ पर? ये गवर्नर जनरल को दी जाएगी, गवर्नर जनरल को। इन द फेडरेशन स्टेबलाइजमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 the residuary power are given to the governor general. Which of the following is not an important and permanent constitution in constitution history of India as adopted in the government of India Act 1935? तो ये है हमारा क्या? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो इंडिया का जो इतना बड़ा संविधान है वो रिटर्न में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बताया गया है और इसको अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू।
नेक्स्ट है वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कौन सा साइलेंट फीचर यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बात नहीं करता। द एक्ट प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ये सही है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर, ये गलत है। ठीक है, फिर इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रोविंस ऑटोनॉमी, ये भी सही है। द एबोलिश डायरार्की एट द प्रोविजन लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट द सेंटर। उसके बाद हम देखें वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पोर्टेंट। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका मेन सोर्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड फॉर टू द सेपरेशन ऑफ बुर्मा। देखिए हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। तो ये है कौन 200 सेट, एक लंदन में एक दिल्ली में, किसके बारे में पूछा है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेन सोर्स है। तो बुर्मा और इसको अलग करने वाले चीज़ आ गई यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाई। तो ये मेड किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, मेड बाई क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज। तो ये हमारा रहेगा द ब्रिंग इंडिया एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कनेक्टेड। एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू डिसाइड द allocated member seat in each province, one represent was in the ratio to which proportion. Then the vacancy one represent is 10 lakh. As per cabinet mission plan in constitution assembly to decide the allocated member seat in each province, one representative was the ratio which is proportional to 10 lakh. Who among the following persons was not the member of the cabinet mission? तो वो हमारा रहेगा विलियम वुड। विलियम वुड the person was not member of the cabinet mission. इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज स्टेबलाइज्ड अंडर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है किसके अंडर में स्टेबलाइज की गई है, कैबिनेट मिशन 1946। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको स्टेबलाइज किया गया था 1946 में। ठीक है, फिर है इन दी इंटरिम गवर्नमेंट फॉरवर्ड इन 1946 का। नेक्स्ट हम देखें who of the following was not the member of Indian national government in August 1946। तो कौन यहाँ पर सदस्य नहीं था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर मेंबर नहीं थे। तो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।